हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंशुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। ठीक है। हम यहाँ पे आज अपना पॉलिटी का वेस्टर्न फिलोसफर थिंकर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक इस बारे में एक टॉपिक पे कुछ डिस्कस किया था, जिसका प्लेटो हमने टॉपिक लिया था। आज भी हम प्लेटो का ही टॉपिक लेंगे। बट ये था कि उस टाइम पे हमने क्या किया था कि हमने इंग्लिश मीडियम में लेक्चर लिया था। बट आज कोशिश करेंगे कि वो जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी मीडियम में हम प्लेटो पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिस जिस स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश में अगर वो लेक्चर देखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है। आज हम शुरू कर लेते हैं प्लेटो के बारे में। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ठीक है। उसमें हम देखेंगे आज प्लेटो को, मतलब दोबारा प्लेटो को ही देखेंगे हम। इससे पहले हम देख चुके हैं। प्लेटो के बारे में बात किया जाए, प्लेटो का जो बैकग्राउंड था, उनकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली के थे, ज़्यादा कुछ अमीर नहीं थे। ज़्यादा पैसे ना होने के कारण उनको आगे की शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। आगे की शिक्षा पूरी ना होने के कारण वो दार्शनिक बनते रहे, वो टहलते रहे। जहाँ से उनको एजुकेशन मिलती थी वहाँ से उनको वो कलेक्ट करते थे। जैसे कि उनके गुरु थे सुकरात। सुकरात के बारे में पता होगा आपको कि सुकरात को वहाँ के लोगों ने, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन मतलब धनी लोग, धनी लोगों ने क्या किया कि उनको जहर का प्याला देकर मार दिया। कारण क्या था कि वो हर एक चीज़ के पीछे तर्क बुद्धि लगाते थे कि जैसा चल रहा था। मान के चलिए राजा न्यायी है, वहाँ पे न्याय नहीं करता है, भ्रष्ट है, तो आवाज़ उठाने का मतलब है कि वो तर्क करते थे हर एक चीज़ को लेकर। तो वहाँ के कुलीन कुलीन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो इस वजह से क्या किया उन्होंने, षड्यंत्र करके उसको पहले जेल में बंद करवाया, उसके बाद उसको जहर का प्याला देके मार दिया। सुकरात को सारी चीज़ें पता थी कि ये मुझे जानबूझकर किया जा रहा है मेरे साथ में, बट उसने फिर भी वो जहर का प्याला पिया, क्योंकि उसको उस समय पता था कि मेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं। ठीक है। हम प्लेटो सुकरात के बारे में डिस्कस नहीं करके हम प्लेटो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम शुरू कर लेते हैं। प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। सॉरी, ईसवी लिख दिया है मैंने, ईसा पूर्व। ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब है कि ये जो इनका जन्म जो हमारे क्रिश्चियन क्रिश्चियन धर्मगुरु हैं, धार्मिक ग्रंथों में जिनके बारे में कहा जाता है ईसा मसीह, उनका जन्म उनके जन्म से उनके जन्म से पहले जो भी तारीखें होंगी वो उनके जन्म से पूर्व ली जाएंगी, इसलिए हम कहते हैं उनको ईसा पूर्व। ठीक है। तो 428 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। ठीक। 400 ईसा पूर्व जन्म होने का मतलब ये है कि वो सुकरात जो उनके गुरु थे, सुकरात के गुरु के दौरान ही उनका जन्म हुआ था, जब वो सारी एजुकेशन फैला रहे थे। तो क्या हुआ कि उनका जन्म स्थान था यूनान में, एथेंस में। मतलब ये इसकी जो है, जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, वैसे ही इनकी उपनिवेश था ये। मतलब यूनान का उपनिवेश था एथेंस। ठीक है। इसको उपनिवेश कहा जाता है। ठीक। तो इनका 428 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ठीक है। इनका बचपन का नाम एरिस्टोक्रीस था। बचपन का नाम लिख लेना आप, एरिस्टोक्रीस। इनका बचपन का नाम एरिस्टोक्रीस था। प्लेटो ने इनका सॉरी सुकरात ने इनको प्लेटो नाम दिया। क्यों कहा? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। क्योंकि यूनान में क्या होता था, आपको सभी को पता होगा कि यूनान में ही सबसे पहले ओलंपिक शुरू हुए। तो यूनान की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें जिम्नास्टिक्स, खेल कूद वगैरह वो बचपन से ही पढ़ाया जाता था। बचपन से पढ़ाने का होने का मतलब ये है कि वहाँ के लोगों में शुरू से ही वो मजबूत बॉडी के थे। बॉडी उनकी, शरीर उनका मजबूत था, बड़े कंधे, चौड़े कंधे, बॉडी मजबूत बनी हुई थी। तो चौड़े कंधे होने की वजह से इनको, ठीक है, चौड़े कंधे होने की वजह से प्लेटो नाम पड़ा। ठीक है। चौड़े कंधे
आप कह सकते हो कि प्लेटो का मतलब यूनान में कुछ प्लेटो रहता होगा, इसीलिए उसको प्लेटो कहा गया। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जब क्या हुआ कि ये तो जन्म की बात हो गई। ठीक, जब 399 ईसा पूर्व में जब इनका सुकरात को मार दिया गया, तो सुकरात को मारने का मतलब ये है कि उनसे जुड़े सभी लोगों को खत्म करना। तो प्लेटो को पता चल चुका था, प्लेटो को समझ में आ चुका था कि उनकी जान पे भी खतरा है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो मारे गए, सुकरात को मार दिया गया बंद करके, बंदी बनाकर, तो 399 में वो मेगारा, एथेंस में ही एक जगह है मेगारा जगह पर, क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेंट्स को, जगह पर इन्होंने जाना पड़ा इनको। ठीक है, इनको अपने ही जन्म स्थान से वहां से जाना पड़ गया। कारण क्या था कि सुकरात को मार दिया गया था, इनके भी जान पे खतरा था, इसलिए ये वहां से चले गए। ठीक है, वहां से जाने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने 399 से लेकर 387 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया कि मिस्र, इटली और ग्रीस की अन्य जगह, एथेंस को छोड़कर, ठीक है, एथेंस को छोड़कर मिस्र, इटली और ग्रीस में अन्य जगहों पर, मेगारा, सभी जगह को मिलाकर वो घूमा करते थे। घूमने इन द सेंस कि वो नॉलेज गेन करते थे, सभी के जो बैठना, सभी से वार्तालाप करना, इतिहास के बारे में जानना, उनकी संस्कृति को समझना, ये सारी चीज़ें उनके दौरान में हुई। करीब 12 साल उनको ये करना पड़ा, 12 साल वो बाहर रहे। ठीक है, 12 साल उनको देश निकाला, मतलब वो बाहर घूमते रहे, टहलते रहे। जिसको नोट करना हो तो वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेगा, मैं इरेज करता जाऊंगा। ठीक है, तो जब ये अब इनको क्या हुआ कि काफ़ी समय हो चुका था, 12 साल करीब हो गया, तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो 387 ईस्वी में जब ये वापस एथेंस आए, तो इन्होंने देखा कि अब वहाँ का वातावरण बदल चुका है। ठीक है, तो अब उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, सोचा कि अब माहौल सही है, हम अपनी शिक्षा पद्धति को प्रसार करते हैं। प्रसार करने का मतलब ये है कि सभी को एजुकेट करते हैं, शिक्षा देते हैं, सभी के मानसिक स्थितियों को बदलते हैं, सभी को ज्ञान देते हैं, ताकि वो दोबारा सुकरात जैसी अव्यवस्था देखने को ना मिले, जैसे जिस हिसाब से सुकरात के साथ हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि एथेंस में अकादमी की स्थापना की। ठीक है, अकादमी एक ग्रीक वर्ड है, आप ये ध्यान रखिएगा, अकेडमी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो भी स्पेलिंग रही होगी। ठीक है, अकेडमी एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कई सारे हैं, ग्रीक वर्ड जैसे कि आपका ये एजुकेशन हो गया, अकेडमी हो गया, जस्टिस नहीं कहेंगे हम उसको, कहेंगे बताता जाऊंगा, जो भी शब्द आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। हाँ, थ्योरी वर्ड जो है वो भी ग्रीक वर्ड है। ठीक, बीच में जो आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको, फिलॉसफी भी, एपोलॉजी भी, ये सारे के सारे, रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे स्टेट्समैन जिसको कहते हैं, लॉज वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें ग्रीक वर्ड है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने स्थापना की और वहाँ पर इनका सबसे प्रिय शिष्य अरस्तु हुआ। अरस्तु के बारे में आप जानते होंगे, सुना होगा आपने कि प्लेटो का शिष्य था ये, और ये सिकंदर का गुरु था। सिकंदर महान जिसको कहा जाता है, भारत पर आक्रमण करने आया था, भारत को कब्जाने आया था, मतलब इन द सेंस रूल करने आया था, बट उसकी सेना ने उसका साथ न दिया, तो उसको जाना पड़ गया। ठीक है, पार प्रदेश जाना पड़ गया। वो सिकंदर के समकालीन था, वो आना चाहता था बट वो आ नहीं पाया, लड़ाई नहीं हो पाई, जंग नहीं हुई, उसकी सेना की वजह से उसको वापस जाना पड़ा। गैर वो बात दूसरी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते। ठीक है, ये हो गया बेसिक बैकग्राउंड। तो क्या हुआ कि 347 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। कहीं कहीं आपको 348 भी मिलेगा, 348 भी मिलेगा,
तो अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, हर एक राइटर का अपना, क्योंकि इतनी पुरानी हो चुकी है, किसी को याद भी नहीं रहती। कई किताबों में कुछ है, याद नहीं रहने का मतलब ये कि कहीं किताबों में कुछ लिखा है, कहीं 80 साल की उम्र में लिखा है, कहीं 82, कहीं 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, बट कहा जाता है कि हाँ 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। जिसको नोट करना है नोट कर ले, पॉज करके बाकी भी बताता जाऊँगा। ठीक है, ये तो हो गया एक जनरल व्यू, परिचय हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि इनकी कृतियों के बारे में। कृतियाँ, ठीक है, इनकी कुछ 36 या 38, एग्जैक्ट नंबर अभी तक नहीं डिफाइन हो पाया है। ठीक है, 36 या 38 इनकी कृतियाँ हैं, जिसमें से केवल और केवल 28 प्रमाणित है। ठीक है, प्रमाणित कृतियाँ हैं। ठीक है, 36 कहा गया है, बट उसमें से केवल 28 प्रमाणित है। 28 को प्रमाण मिला है, उसको पहचान मिली है, उनके लिखित सबूत मिले हैं। ठीक, 28 को ग्रंथों को ग्रंथ कहेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो जाती है तो उसको ग्रंथ ही कहा जाता है, क्योंकि अगर उसको नए ज़माने में फॉलो करना है, उसके पदों पर चलना है, तो हम उसको ग्रंथ कहेंगे। एथेंस के हिसाब से वो ग्रंथ ही हो गया था। ठीक है, तो इसको इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मेरी ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग कुछ सही नहीं होगी, अगर आपको नहीं समझ में आता मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनको क्या किया कि इनको 28 को ग्रीक भाषा में इनका प्रकाशन किया। ठीक है, ग्रीक भाषा में प्रकाशन। ठीक, इनमें से 28 को कलेक्ट करके, मतलब एक समूह संग्रहित करके, एक बर्नेट नामक दार्शनिक रहे, वो भी इंग्लिश ही थे, दार्शनिक थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलेक्ट करके एक पुस्तक में उसको, मतलब एक ही पुस्तक में परिवर्तित कर दिया। मतलब एक ही चीज़ में, एक ही तरह की चीज़ में इतनी 28 चीज़ों को कलेक्ट करा, अच्छी चीज़ें निकाली और एक किताब में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, ये हो गई ये हो गई कुछ बेसिक जानकारी है इनकी कृतियों के बारे में। अब हम कृतियों में बात कर लेते हैं कि क्या क्या इनकी कृतियाँ रही थी। ठीक है, 28 आपको पढ़नी नहीं है। 28 में केवल आपको एक दर्जन पढ़नी होगी। 12 मुख्य हैं। ठीक है, 12 मुख्य हैं। उसमें सबसे पहले आता है, देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप भी इंग्लिश में लिख लो, कोशिश करो। नहीं समझ में आता तो आप हिंदी में देख के लिख लेना, एपोलॉजी। ठीक है, क्रीटो, यूथिफ्रो, ठीक है, और सोफिस्ट, जॉर्जियस, रिपब्लिक, लॉज, प्रोटागोरस, स्टेट्समैन, 9 हो गए, 10, सोफिस्ट, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, मेटो, क्रीटो, यूथिफ्रो, सोफिस्ट, जॉर्जियस, रिपब्लिक, सोफिस्ट, क्रीटो, सिम्पोजियम, और क्या था, फेडो। हाँ, एक और था, हाँ यहाँ से रहेगा फेडो।
ये 12 है। एपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, सोफिस्ट, जॉर्जियस, रिपब्लिक, लॉ, स्टेट्समैन, सॉरी स्टॉट्स, लॉज, प्रोटोगोरा, स्टेट्समैन, सिम्पोजियम, मेटो और क्रीटो, सॉरी फेडो। ये सारे सारे इनके 12 कृतियां हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखता हूँ लाल पेन सही चल रहा है नहीं चल रहा है। लाल से ट्राई करते हैं क्योंकि काला तो सही से चल नहीं रहा है आई थिंक। तो ये कृतियां हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी थी रिपब्लिक। तो ये हिंदी मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है इंग्लिश में? ठीक है, रिपब्लिक एक इसको क्या बोलते हैं, विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया जिसको कहते हैं, विश्वकोश की संज्ञा दी गई। विश्वकोश की संख्या दी गई इसको, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, दुनिया की सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कि अर्थशास्त्र भी इसमें देखने को मिलता है, राजनीति शास्त्र भी, शिक्षा शास्त्र भी है, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, राजकीय शासन है, सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, सिवाय कानून को छोड़कर। कानून की बात नहीं की गई है, कानून की बात नहीं की गई। तरीके बताए हैं मगर कानून के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया प्लेटो ने। ठीक है, इसको रूसो नामक दार्शनिक है, स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक, रूसो के बारे में भी पढ़ेंगे हम। अभी हम यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं। यूनिट इसको शिक्षा शास्त्र का आपके अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़ेंगे हम रूसो को, वरना हम नहीं पढ़ेंगे। आप एक नाम ध्यान रख लो कि रूसो ने इसको दार्शनिक शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि अब इनकी शिक्षा पद्धति क्या थी। पद्धति क्या थी, ये किस हिसाब से सोचते थे। जैसे कि विचार पद्धति, क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे, क्या थिंकिंग थी। अब इसमें सोचो, सबसे पहले आता है द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले द्वंद्व का मतलब है कि दो लोगों के बीच में टकराव, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में टकराव होगा। उसमें जो सही होगा, जो अच्छा होगा, जो काबिल होगा, वो निकल कर आएगा। तो इसका मकसद ही होता है, उद्देश्य होता है, इस पद्धति का उद्देश्य होता है सत्य की खोज। ठीक है, इसको भी फर्दर इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि सत्य की परिभाषा, सत्य की अभिव्यक्ति, सत्य की अभिव्यक्ति, और तीसरी चीज है सत्य की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना। हाँ, ठीक है, ये हो गए। ये 3 इन्होंने, इनकी पद्धति थी द्वंद्वात्मक पद्धति में। हम आगे बढ़ते हैं। अभी द्वंद्वात्मक तो हो गया, एक हो गई, एक पद्धति हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। द्वंद्वात्मक में के बाद आप देख लो, दूसरा है निगमात्मक। मतलब लिखा हिंदी में निगमनात्मक, हिंदी में कभी कभी दिक्कत है लिखने में। निगमनात्मक, ये ठीक है। क्या है कि इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ना हिंदी में कभी कभी याद नहीं रहता है। निगमनात्मक पद्धति में क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट, इसको स्टार लगा के लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति क्या थी, तो आप निगमनात्मक पद्धति ही बताएंगे। सभी किताबों में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, इसी का सिद्धांत का फॉलो करते हुए। निगमनात्मक का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर किसी एक कारण पे, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं,
निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद उसके कारणों पे, निष्कर्ष आपने ले लिया, एक सिद्धांत दे दिया, उसके बाद एक एक सिद्धांतों पे आप पहुंचते हैं कि ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, ये सिचुएशन पे हम कैसे पहुंच सकते हैं। मतलब एक एक सामान्य सी आपने कोई विचार लिया, आप उसके बाद क्या करोगे, विशिष्ट देखोगे, अब उसके पीछे एक एक पर्टिकुलर चीज़ों के पीछे जाओगे, विशिष्ट 1, विशिष्ट 2, मतलब 2-3 चीज़ें निकल के आएंगी, 1 है, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी, जो भी चीज़ें उसके पीछे जो भी कारण रहे। तो एक सामान्य विचार को लोगे, उसके बाद अलग अलग विचारों को, वो कारणों के पीछे जाओगे कि इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है। ऐतिहासिक की बात करें हम, ऐतिहासिक बहुत इजी, ऐतिहासिक आप शब्द से भी जान सकते हो। ऐतिहासिक का मतलब ये कि जो पास्ट में, जो भूतकाल में जो चीज़ें हुई हैं उसको रेफरेंस लेकर आगे अपने विचार प्रस्तुत करना, सीधी सी बात है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। समदृश्यात्मक पद्धति, संतोषात्मक का मतलब ये टेलीलॉजिकल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। टेलीलॉजिकल मतलब ये कि एक किसी आप उद्देश्य को लेते हो और उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप उसके अनुसार उसके पद्धति पर चलते हो। मतलब आपने एक उद्देश्य ले लिया कि कोई लड़का, कोई मतलब व्यक्ति चोर है, तो उसके बारे में आपने धारणा बना ली, उसके बाद आप उसको सत्य करने की तलाश करते हो कि वो चोर क्यों बना, क्या कारण रहा, क्या उसके पीछे वो उसका इंटेंशन था, उसका स्वभाव ही ऐसा है या परिस्थितियों ने उसको बनाया है। ये सारी चीज़ें आप सुदेशात्मक में निकालोगे। 4 मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो आप इनको ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप देखो कि अब सिद्धांत क्या है, कि प्लेटो ने सिद्धांत क्या दिए। विचार तो कर लिया कि हाँ क्या सोच रहा है, अब क्या कह रहा है, अब ये भी तो देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे। ये सारी की सारी हमारे रिपब्लिक नामक ग्रंथ के अंदर मिलती हैं हमको। ये सारी बात हम कर रहे हैं रिपब्लिक के अंदर। ठीक है। तो प्लेटो सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी बताता है दार्शनिक राजा को। दार्शनिक राजा के बारे में वो बताता है कि दार्शनिक राजा होना चाहिए। ठीक है। आदर्श राज्य होना चाहिए, आदर्श राज्य होना चाहिए। ठीक है। न्याय सिद्धांत उसने दिया है। ठीक है। शिक्षा सिद्धांत उसने दिया है, और एक साम्यवाद, सभी के लिए सामान्य साम्यवाद। ठीक है। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारे पास में। हम देख लेते हैं कि प्लेटो सबसे पहले बात करेंगे आदर्श राज्य की। आदर्श राज्य की हम बात करेंगे सबसे पहले। प्लेटो ने क्या बताया? प्लेटो ने बताया है कि राज्य व्यक्ति का प्रतिबिंब है। मतलब कि राज्य व्यक्ति का एक वृहद रूप है, बड़ा फॉर्म, मतलब एक ह्यूज फॉर्म है। अगर मान के चलिए, आप अगर शीशा लेते हैं अपने सामने, तो आप एक इंडिविजुअल है और आपकी जो इमेज है वो आपका स्टेट, जैसे आप वैसे आपका स्टेट। ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ठीक। मतलब जैसा राज्य होगा वैसा व्यक्ति होगा, सीधी सी चीज़ है। ठीक। अगर आप एक देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर में आपको समझाता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए एक ये फैमिली है जिसमें कई सारे लोग रहते हैं। फैमिली, परिवार का कोई एक व्यक्ति यदि चोर है, तो आप क्या कहोगे कि परिवार भी चोर होगा उसका,
कहोगे ना, अगर एक व्यक्ति है तो आप उसके धारणा बना लेते हो कि हाँ परिवार भी चोर होगा। अगर सभ्य है, सज्जन है, तो आप कहोगे कि हाँ परिवार भी सज्जन है। अगर आप झगड़ालू होंगे, वो झगड़ालू होंगे तो कहोगे कि हाँ वो भी झगड़ालू है। अगर वो सज्जन है, सद्गुणी है, तो आप कहोगे परिवार भी सद्गुणी है। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल मैंने कई बार दिया होगा, इंग्लिश मीडियम में भी मैं पढ़ा रहा था, यही वाला वीडियो मैंने यही एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप अगर इंडिविजुअल को प्रायोरिटी दे रहे हो कि इंडिविजुअल जो कर रहा है, मतलब व्यक्ति जो कर रहा है, उसके अनुसार उसकी परिवार की उसकी इमेज आप प्रति उसकी क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। मतलब अगर व्यक्ति चोर है तो परिवार भी चोर है ना। उसी प्रकार सज्जन है, झगड़ालू है, उसी प्रकार। तो अगर व्यक्ति ही परिवार है, और व्यक्ति को हमने देख चुके हैं कि व्यक्ति राज्य का वृहद रूप है, ठीक, इसका वृहद रूप है। तो हम व्यक्ति के बारे में जो निर्णय लेंगे वही हम राज्य के बारे में भी लेंगे। तो हम व्यक्ति को आदर्श बना दें, है ना, सारी चीजें व्यक्ति पर डिपेंड करती हैं, तो राज्य भी स्वतः ही आदर्श हो जाएगा, आदर्शवादी हो जाएगा राज्य, है कि नहीं। सारी चीजें व्यक्ति पर आती हैं तो व्यक्ति आदर्श हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम तो फोकस करते हैं, हम व्यक्ति को आदर्श बनाने की बात करते हैं। प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति को हम आदर्श बना देते हैं। व्यक्ति को आदर्श किस प्रकार से बनाएंगे, देखिएगा, समझिएगा। एक ये त्रिभुज है, इसको हम कहेंगे राज्य, ठीक, ये होगी शिक्षा और ये होगी साम्यवाद, और उसका आधार न्याय है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य का आदर्श, राज्य का आधार न्याय होगा। न्याय है, आधार क्या है, न्याय, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि अगर हम बात करें एमसीक्यूज में, तो आदर्श राज्य का आधार हमारा क्या है, न्याय। प्लेटो का ये कहना है, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि हम अगर व्यक्ति को आदर्श बना देते हैं तो हमारा राज्य भी आदर्श हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आई, राज्य भी आदर्श हो जाएगा। तो ये तो हो गया राज्य के बारे में कि राज्य को आदर्श बनाया कैसे जाए। राज्य को आदर्श कैसे बनाया जाए उसके आगे देख लेंगे कि हम इसको मतलब करेंगे क्या। अब राज्य को तो आदर्श बना लिया, अब हम व्यक्ति को आदर्श कैसे बनाएंगे। उसके लिए शिक्षा देना होगा, उसको हमें न्याय की भावना उसको सिखाना होगा, उसे हर एक चीज हमें बताना होगा। जो आदर्श व्यक्ति होगा, आदर्श व्यक्ति होगा हमारा, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होंगे, गुण होगा तभी वो आदर्श बनेगा, है ना। तभी उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होंगे, गुण होने के कारण ही वो आदर्श बन जाएगा हमारा, ठीक है। और जो गुण होंगे वो उसकी आत्मा में निहित होंगे, मानते हैं, शरीर में तो नहीं, आत्मा में होंगे, निहित होंगे, ठीक। तो व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण बताए हैं उसने, विवेक का गुण, उत्साह का गुण और क्षुधा का गुण। जिसमें विवेक होगा वो होगा दार्शनिक राजा बनेगा, बुद्धि, तर्क बुद्धि होगी उसके पास तो दार्शनिक राजा बनेगा। जिसमें उत्साह होगा, जुनून होगा, जोश होगा, वो पुलिस में जाएंगे या आर्मी बनाएंगे, क्योंकि हमें उन्हीं की जरूरत होगी ना, सेना। और क्षुधा, जैसा कि तृष्णा कह सके हम उसको, तृष्णा या लालच भी कह सकते हैं, संपत्ति का लालच, वो उत्पादक वर्ग होगा। किसी को तो उत्पादक वर्ग बनना होगा जो समाज की जरूरतों को पूरा करे, अर्थव्यवस्था को बनाए रखे, तो वो यही होगा, उत्पादक वर्ग। ये 3 प्रकार के गुण उसने बताए हैं कि ये 3 प्रकार के गुण होंगे, उसके ही अनुसार व्यक्ति आदर्श बनेगा, ठीक। उसको इन गुणों को पहचानना होगा,
व्यक्ति को स्वयं ही इन गुणों को पहचानना होगा, स्वयं ही इन गुणों को पहचानना होगा। वो कैसे पहचानेगा? उसके अंदर की चेतना जगानी होगी हमको, जिसके लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी। शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी न्याय शिक्षा, न्याय के बारे में तो बताया, न्याय ही आधार है, मगर शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो न्याय दिलाता है, न्याय देता है। शिक्षा होगी तभी आप न्याय ले सकेंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, तो आप न्याय कैसे लोगे? ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारे पास में। तो हमने क्या देखा? आदर्श राज्य के बारे में देख लिया, उसके गुण के बारे में देख लिया। ठीक है, न्याय के बारे में देख लेते हैं। न्याय का क्या कहना है कि न्याय व्यक्ति का गुण है। आप कहोगे ये व्यक्ति का गुण, भाई न्याय कैसे हो गया? बताता हूँ। व्यक्ति का गुण मतलब कि व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति की आत्मा में जो 3 प्रकार के गुण मैंने अभी आपको बताए थे आदर्श व्यक्ति में, विवेक का, उत्साह का और क्षुधा का, इसमें जो तीनों में से कोई एक गुण होगा वो उसी हिसाब से काम करे। उसकी आत्मा में इन तीनों में से किसी एक का गुण हो, वो उस हिसाब से कार्य करे और वो दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। दूसरी चीज कि वो अपनी आत्मानुसार कार्य करे और दूसरों की क्रियाओं पे हस्तक्षेप ना करे। तो वही न्याय होगा। अपनी आत्मानुसार कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना, यही न्याय कहलाता है प्लेटो के अनुसार। न्याय का ज़्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं था। और दूसरी चीज़ न्याय ये भी है कि राजा को अपने प्रजा के साथ न्याय करना चाहिए, सबको स्वतंत्रता देनी चाहिए, तो प्रजा का न्याय हो गया। ये हो गया व्यक्ति का न्याय। व्यक्ति के साथ न्याय किस हिसाब से किया जा सकता है। कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप बोर नहीं जाओ। ठीक है, काफ़ी बोरियत हो रही हुई क्लास में, मुझे पता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में न्याय। अब हम देख लेते हैं शिक्षा देख लेते हैं। कुछ शिक्षा के बारे में देख रहे थे। देखेंगे प्लेटो से पहले और प्लेटो की शिक्षा। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटो से पहले। प्लेटो से पहले 3 प्रकार की शिक्षा हुआ करती थी। प्रारंभिक शिक्षा ये आपकी 6 से 14 वर्ष के बीच में होती थी। ठीक है, 3 विषय पढ़ाए जाते थे, साहित्य, संगीत और खेलकूद कह सकते हैं, जिम्नास्ट कह सकते हैं। ठीक है, महंगी होती थी काफ़ी ज़्यादा, ये हर कोई पढ़ता नहीं था, काफ़ी महंगी शिक्षा होती थी, निजी संस्थानों के हाथ में थी। प्रारंभिक होगी और होगी माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में आपकी 14 से 18 हो गई और वहाँ पे राजनीति विज्ञान मतलब राजनीति और दूसरी चीज़ आपका वाद विवाद, ये पढ़ाया जाता था। तो तीसरी हो गई सेना, आर्मी, मिलिट्री एजुकेशन। वहाँ पे 18 से 20 वर्ष राज्य द्वारा दी जाती थी। ठीक है, राज्य द्वारा दी जाती थी, मगर ये अनिवार्य नहीं थी। ये दोनों तो लेनी है आपको, मगर ये अनिवार्य नहीं थी। यहाँ पे क्या होता है कि 18 वर्ष के बाद व्यक्ति को क्या होता है कि अगर उसके अंदर क्षुधा का गुण है, व्यापार करने का गुण है उसके अंदर, तो वो जाके एजुकेशन आगे की ना लेकर
यहाँ से अपना शिक्षा अपने व्यापार के लिए काम और काज करने के लिए उसमें जा सकता था। इसके बाद आ गई आपका अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य नहीं थी शिक्षा, आपकी सेना की शिक्षा थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये आपका। देख लेता हूँ। ठीक ठीक है, प्लेटो के बाद मतलब प्लेटो की, अब ये होगी प्लेटो की। प्लेटो की क्या थी शिक्षा पद्धति? 6 से 18 वर्ष की शिक्षा दी थी इसने। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें हम, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, ठीक है, 6 से 18 वर्ष की थी। राज्य द्वारा दी जाती थी, दे जानी होती राज्य द्वारा। ठीक है, संगीत और जिम्नास्ट सिखाया जाता था वहाँ पे। ठीक है, ये 2 शिक्षा हो गई। ये महत्वपूर्ण है, ये निजी संस्थानों के हाथ में ना होकर मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे सस्ती शिक्षा होती थी, सभी ले सकते थे। सस्ती शिक्षा की बात करता है मतलब सभी ले सकते थे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। 6 से 18 के बाद 20 में ये भी बात करता है कि सेना शिक्षा, मिलिट्री एजुकेशन। ठीक, मिलिट्री एजुकेशन के बाद में इंपॉर्टेंट अब चीज़ें वहाँ पे शुरू होती हैं। 20 से लेकर 30 वर्ष तक में वो शिक्षा देता है। ये बनाता है संरक्षक वर्ग। संरक्षक वर्ग ये प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संरक्षक वर्ग में आता है। संरक्षक वर्ग मतलब तुम्हारा सेना या राजा, दोनों में से कोई भी। 30 से 35 वर्ष के बीच में यहाँ पे दार्शनिक शिक्षा दी जाती दार्शनिक शिक्षा दी जाती थी। और ये तुम्हारी वास्तविक शिक्षा होती थी, मतलब बाहर की तरफ टहल कर। वास्तविक शिक्षा समाज में बाहर निकल कर मिलकर सभी से व्यवहारिक शिक्षा जिसको कह सकते हैं, वैचारिक ना होकर व्यवहारिक शिक्षा थी। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट फिर लास्ट में आती है 35 से लेकर 50 वर्ष। ये आपकी शिक्षा कंप्लीट होने पर, पूर्ण होने पर दार्शनिक राजा का बनने का हकदार होता है। ये इस प्रकार की प्लेटो की कुछ शिक्षा पद्धति थी, काफ़ी बड़ी थी। आप देख लिए कि 6 से शुरू होकर 50 वर्ष तक वो व्यक्ति को पढ़ना होता था, शिक्षा लेना होता था। दार्शनिक राजा, दार्शनिक अगर 50 वर्ष तक कोई बनेगा तो दार्शनिक ही बनेगा, उसके जीवन में और तो कुछ रहने वाला नहीं है ना। इतनी लंबी शिक्षा पद्धति प्लेटो ने दी। तो हमने देख लिया न्याय हो गया हमारे पास में, हमने आदर्श राज्य देख लिया, शिक्षा हो गया। हम देखते हैं साम्यवाद। साम्यवाद का क्या मतलब है प्लेटो के अनुसार? साम्यवाद, ठीक, साम्यवाद 2 तरह से उसने बताया, पारिवारिक विमुख, परिवार विमुख और संपत्ति विमुख। इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा समझ लो। परिवार विमुख का मतलब ये है कि आपका जो परिवार होगा, आपको परिवार रखने और बच्चे रखने का कोई हक नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा। हक का मतलब ये कि कोई अधिकार नहीं होगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको राज्य को प्रदान कर देनी होगी। ठीक है, राज्य को आपको देनी होगी। क्या मतलब है कि मतलब आप अगर शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो वो एक परिवार, वो राज्य में एक ऐसी जगह रखे जाएंगे जहाँ समाज के सभी लोग आएंगे, सभी लोग वहाँ पे अपने बच्चे रख देंगे, ताकि राज्य मतलब राजा उन सभी बच्चों का ख्याल रखेगा एक साथ। उसको पता नहीं होगा कि किसका बच्चा है, कौन बच्चा है, मेरा कौन सा है, उसका कौन सा है, या सामने वाले का कौन सा, मेरा भाई का कौन सा है। वो समानता, सभी के बीच में समानता क्रिएट करना चाहता था, मतलब समानता की भावना उत्पन्न करना चाहता था। इस वजह से उसने ये किया कि सभी समान हैं, मेरे बच्चे, सभी के बच्चे, मेरी महिला मतलब बीवी, पत्नी का भी साम्यवाद करना, मतलब पत्नी की समानता, मतलब सभी पत्नी को सभी पत्नियों का दर्जा समान होगा। वो समाज में फ्री हो सकती हैं, वो कभी किसी के साथ या कभी किसी के साथ व्यवहारिक संबंध बना सकती हैं, पारिवारिक संबंध बना सकती हैं। वो पूर्णतः मुक्त हैं। व्यक्ति को कभी किसी बंधन में नहीं रखना चाहता, ताकि क्योंकि व्यक्ति
सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्लेटो ने बताया दार्शनिक राजा को अगर वो इन सब पारिवारिक संबंधों में फंसेगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हो जाएगा, वो न्याय नहीं कर पाएगा, वो भोग विलास में पड़ जाएगा, तो इस वजह से राज्य का विनाश होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि व्यक्ति को, राज्य के अंदर राजा को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा और परिवार का अधिकार नहीं होगा, वो सारी राज्य को सौंपना होगा, राज्य को सौंपना होगा। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई। राज्य को सौंपना होगा मतलब परिवार का साम्यवाद करना होगा, मतलब परिवार को आपको राज्य को सौंप देना होगा, संपत्ति को आपका अधिकार नहीं, संपत्ति आप अर्जित नहीं कर सकते। व्यक्ति को दार्शनिक राजा के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही होगा, संरक्षक वर्ग के लिए होगा। संरक्षक वर्ग में कौन आते हैं? दार्शनिक राजा और सेना या पुलिस, ये दोनों, दार्शनिक राजा और सेना, उनके लिए ही ये चीजें आएंगी। उत्पादक वर्ग के लिए नहीं होगा ये, उत्पादक वर्ग के लिए ऐसा कुछ नहीं, उत्पादक वर्ग के लिए ऐसा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देखने को मिलता है कि वो भेदभाव करता है कि उत्पादक वर्गों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, परिवार, धन संपत्ति सभी प्रदान करता है, मगर वो संरक्षक वर्ग को इन सभी चीज़ों से दूर रखता है ताकि वो परिवार भी ताकि वो अन्याय और भ्रष्टाचार में न पड़े। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हम अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास में दार्शनिक राजा। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा 50 वर्ष पूर्ण करने के बाद, 50 वर्ष के ऊपर 6 से 14 वर्ष के लेगा। जब 50 वर्षों के करीब 44 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ही वो उस मेहनत के बाद तर्क बुद्धि, संयम, विवेक और चेतना आदि गुणों के साथ परिपूर्ण होगा, तब ये दार्शनिक राजा बनेगा। तो दार्शनिक राजा इस वजह से इसने क्या किया है प्लेटो ने कि इतनी लंबी शिक्षा पद्धति दी ताकि उसको किसी की बातों में ना आए, मतलब कोई उसको झूठ ना बोल सके। उसके पास न्याय का सिद्धांत होगा, उसके पास शिक्षा का सिद्धांत होगा, उसके पास दार्शनिक राजा के पास हर एक चीज़ है, मतलब उसके पास बुद्धि होगी, उसके पास संयम होगा, विवेक होगा, चेतना होगा। वो अपने ही गुणों से ही न्याय कर सकता है, अपने ही गुणों से ही वो निश्चय कर सकता है, कोई अधिकार ले सकता है या सभी को अधिकार दे सकता है। सबसे ज़रूरी न्याय बताया उसने, वो न्याय इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से कर पाएगा, इन्हीं सब गुणों की वजह से वो न्याय कर पाएगा। प्लेटो कहता है कि विवेक और उत्साह सभी में होता है। ठीक, सभी में होता है। अगर कहीं विवेक को हम कह सकते हैं रीजन, और उत्साह को कह सकते हैं स्पिरिट, इन दोनों में से दोनों के बनने के बाद ही वो फिलोसोफर किंग को बनाता है। पीके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर वो रीजन और स्पिरिट में स्पिरिट ज़्यादा हो किसी व्यक्ति में तो वो सैनिक बनेगा। ठीक, अगर रीजन और स्पिरिट में रीजन ज़्यादा होगा किसी व्यक्ति में तो वो आपका फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा बनेगा। ठीक, ये प्लेटो की कहानी रही, जहाँ से लेके जहाँ तक का दार्शनिक राजा के बीच में हमने कहानी को ख़त्म किया है। कोशिश मैंने किया है कि छोटे से लेक्चर में हर एक चीज़ को मैं समेट सकूं, ताकि अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का अंदाज़ा हो सके, प्लेटो के बारे में एक ओवरव्यू मिल सके। डीप स्टडी मैंने नहीं करी है क्योंकि आपका समय ज़्यादा ना लूँ। आपको केवल प्लेटो के बारे में जो लोग पहली बार पॉलिटिकल साइंस को, राजनीतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मैंने ये वीडियो केवल उनके लिए बनाया है ताकि उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया लगे। अगर BA फर्स्ट ईयर के लिए बच्चे हैं या फिर वो 12th के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, वो इस वीडियो को देखकर अपने आप को उन लेवल तक लेके जा सकें जहाँ तक उनको
पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है, राजनीति विज्ञान को पढ़ना है। ये सारी सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि कई बकवास चीज़ें हैं, क्या प्लेटो बता रहा है, साम्यवाद करना होगा, परिवार का हक नहीं है, सिर्फ संपत्ति का नहीं है, 50-50 साल की वो शिक्षा दे रहा है। आप अपने इस करंट सिनारियों के हिसाब से ना सोचकर आप उस समय के बारे में सोचिए जिस समय ग्रीस में ऐसी व्यवस्थाएं थी कि वहाँ पे आप कुछ कह नहीं सकते थे, शिक्षा पद्धति इतनी महंगी थी, अन्याय चल रहा था, न्याय नहीं मिल सकता था, आपको स्वतंत्रता नहीं थी, कुछ कुलीन लोग, कुछ धनिक लोग ही आपका शोषण करते थे, आप अगर कुछ बोलते हैं उनके खिलाफ तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। इन सारी चीज़ों को सोचकर आप इन चीज़ों को आगे लेकर चलिए। और रिपब्लिक के बारे में बताना चाहूँगा कि जो रिपब्लिक है हमारी, एक ये डायलॉग के फॉर्म में, मतलब क्या है कि विवाद के फॉर्म में है। मतलब सुकरात के बारे में, सुकरात कुछ कह रहा है, उससे सुकरात से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि न्याय क्या है, शिक्षा क्यों होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, दर्शन शास्त्र क्या है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं और सुकरात सभी का जवाब देते हैं। तो वाद विवाद के बीच की ही सारी की सारी कहानी, उसी में लिखावट है। मोस्टली ये प्लेटो की कृति है, मगर उसमें सुकरात के बारे में बताया गया। ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं चाहूँगा कि आप प्लेटो को तो मैंने आपको बता दिया है, कोशिश करिएगा कि एरिस्टोटल की बर्थ ऑफ ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग आगे पढ़ना चाहते हैं अरस्तु के बारे में। मैं अरस्तु तो यार आपको पढ़ाऊँगा 2-1 दिन में, कोशिश करूँगा। तो आप अरस्तु के बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अरस्तु की मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति की सबसे महत्वपूर्ण कृति क्या है और उसका जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई। ये 3 चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मगर गूगल नहीं करना है, आपको किताब में खंगालना है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आप सभी, ये मेरी यही कोशिश रही कि आपको छोटे से लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर सकूँ। तो आप इस वीडियो को सराहना करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, और पढ़ते रहें और नॉलेज लेते रहें। थैंक यू सो मच।